बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ के आई हैव डिसाइडेड टू मेक द वीडियोस चैप्टर वाइज. All the chapters will be included inshallah, and we will start today from the very first chapter number 15. तो चैप्टर नंबर 15 जो है ये इसका जो टाइटल है वो है होम्योस्टेसिस. So this is very first lecture of second year biology. तो होम्योस्टेसिस से हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 से. तो चैप्टर नंबर 15 जो है इसका मैं थोड़ा सा तारफ़ आपको बता दूं. इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द बुक. हालांकि ये आसान भी है पर इसकी जो वेटेज है वो है 12 मार्क्स. 12 मार्क्स का मतलब है कि इसमें जो है वो MCQs 2 होंगे, MCQs 2 यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसी तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 3 होंगे और इसके मार्क्स होंगे 6, और 2 MCQs के मार्क्स होंगे 2, और इसके अलावा इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होगा 4 नंबर का. तो इस तरह से 6 और 4 10 और 2 12 मार्क्स, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि 85 मार्क्स का पेपर है और उसमें से 12 मार्क्स सिर्फ इसी चैप्टर में से हैं. तो इससे आप इसकी वेटेज का अंदाज़ा लगा सकते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर गाइस. तो आप इसको अभी से अच्छे तरीके से जो है वो टॉपिक वाइज इसको वीडियोस को देखें, इसको पढ़ें और इसको याद करें. एनीवे, वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर which is the introduction. The first lecture is the introduction of the chapter or introduction of homeostasis. तो सबसे पहले हम होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट समझेंगे कि होम्योस्टेसिस होता क्या है. होम्योस्टेसिस असल में, इसको समझने के लिए मैं पहले आपको छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको फौरन समझ आ जाएगी कि होम्योस्टेसिस असल में होता क्या है. देखें, फर्ज करें कि हमारे पास एक एनवायरनमेंट है. ये एक एनवायरनमेंट है, कोई एक एनवायरनमेंट है. ये समझ में एक लेक है या एक पॉन्ड है, और इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है. ये कोई एक ऑर्गेनिज्म ले लें, ठीक है. तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है. इसके इर्द गिर्द जो है वो पानी है, ठीक है, ये पानी में है. इसके ऊपर हवा है, एयर है, और इस लेक के साथ जो है वो कुछ प्लांट्स वगैरह है. तो अब एक चीज़ यानी एक जो है एनवायरनमेंट वो इस ऑर्गेनिज्म का अपना है, इसकी बॉडी है. यानी ये जो इसकी बॉडी के अंदर एक एनवायरनमेंट है, पानी का एक लेवल है, टेम्परेचर का एक लेवल है इसके अंदर, और इवन सॉल्ट्स वगैरह सारी चीज़ें जो इसकी बॉडी के अंदर हैं एक लेवल के अंदर. और ये इस जानवर का इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है. अब इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है? इसके लिए जो पानी है, जो इसके अंदर पानी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, पानी का जो टेम्परेचर है, या ये जो इसके इर्द गिर्द एयर है. तो ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं. यानी कभी ये पॉन्ड जो है इसमें पानी कम हो गया, ड्राई हो गया, कभी इसके अंदर बिल्कुल ही पानी भर गया, कभी इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा साल्ट यानी केमिकल्स इस पानी के अंदर आ गए. तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये इस तब्दीलियों को, यानी इसके बाहर जो तब्दीलियां आ रही हैं, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है तब्दीली. तो ये जो बाहर इसके तब्दीलियां आ रही हैं, पानी कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी बाहर गर्मी कम हो रही है, कभी बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है. तो
ऑर्गेनिज्म जो है अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में जो चेंज आएगी उस चेंज को अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने देगा, अपने इंटरनल कंडीशंस को वो कभी भी उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसका इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है तो उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। तो अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए ये ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जितने भी उसके पैरामीटर्स हैं, खा वो पानी है, साल्ट है, उस या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को एक ख़ास लेवल पर रखेगा, यानी अपने एनवायरनमेंट को वो प्रोटेक्ट करेगा, अपने एनवायरनमेंट के अंदर चेंज नहीं आने देगा। अगर इसके अंदर चेंज आएगी भी तो वो बहुत ही नैरो रेंज में होगी, यानी फर्ज करें इसका जो टेम्परेचर है अगर 37 है तो फ्लक्चुएशन 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं है। लेकिन जो इसका बाहर का एनवायरनमेंट है, ज़ाहिर में इसमें जो चेंजेस आती हैं ये मैस चेंजेस होती हैं, यानी ये जो इसका एनवायरनमेंट बाहर चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, यानी जैसे मिसाल के तौर पर अगर पानी ड्राई हो गया तो बिल्कुल ड्राई हो गया, या ये यानी ड्रास्टिक चेंजेस होती हैं। ड्रास्टिक का मतलब है काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर का एनवायरनमेंट को उसको मेंटेन रखता है, वो अपने तमाम जितने भी पैरामीटर्स हैं, वाटर को, साल्ट को, टेम्परेचर को, सबको मेंटेन रखता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस क्या है? टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी जो होम्योस्टैसिस क्या है? टू मेंटेन, इट इज द प्रोसेस, या कह लें कि इट इज द प्रोसेस बाय विच an organism maintain its internal environment from the fluctuation of external environment, from the fluctuation of external environment, from the fluctuation of external environment, from the fluctuation of external environment। तो ये इसकी डेफिनेशन है, बुक में भी दी हुई है। तो यानी ये वही चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है कि यानी जो है होम्योस्टैसिस का कंसेप्ट क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है जो आप याद कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के डिफाइन होम्योस्टैसिस, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी बात की है इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकती है, मतलब यानी ये ऑर्गेनिज्म है या कहने के एक ह्यूमन बीइंग है, अब ह्यूमन बीइंग के जो एनवायरनमेंट है इसके बाहर क्या क्या चेंजेस आ सकती है, यानी इसका जो एनवायरनमेंट जब चेंज होगा तो क्या क्या चेंज हो सकता है। सबसे पहले टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, यानी इसके बाहर गर्मी हो जाएगी, यानी टेम्परेचर फर्ज करें सर्दी हो गई या टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला गया या टेम्परेचर 50 तक पहुंच गया, तो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज आएगी वो होगी टेम्परेचर की। फिर दूसरी यानी जो चेंज है वो क्या हो सकती है, वाटर प्लस साल्ट, यानी इसकी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट्स का या साल्ट का एक लेवल है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, और पानी का लेवल जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं यानी जो कि किसी भी यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज हो सकती है। तो अगर यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स की मिकदार जो है या वाटर और सॉल्यूट्स की मिकदार चेंज हो जाती है,
तो ऑर्गेनिज्म जो है उसको हर सूरत मेंटेन रखने की कोशिश करता है। वो उसको चेंज, अगर मैंने जैसे कहा कि अगर वो चेंज करेगा तो वो बहुत ही माइनर रेंज में होगी, ठीक है। तो जो वाटर और साल्ट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं वो हम करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? The maintenance of water and salts in our body, या the maintenance of water and salts in the body of an organism is called osmoregulation. osmoregulation वाटर और साल्ट्स को बट इसी तरह से अगर फर्ज करें किसी भी टेम्परेचर यानी जो है ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो वो रेजिस्ट करता है। देखें हम अगर यहाँ पे हैं यानी हमारे इर्द गिर्द हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है, लेकिन यानी हमारी बॉडी का जो हमारे बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। कभी ये 40 हो जाता है, कभी 45 गर्मियों में हो जाता है और सर्दियों में ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी, लेकिन हम अपनी बॉडी को टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देते। अगर ये चेंज होगी भी तो नैरो रेंज में, यानी अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि 36 से लेकर 38 तक हो सकता है। ये एक नैरो रेंज है, यानी इसके दौरान यानी इस टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशन है इस नैरो रेंज में, इससे हमें नुकसान नहीं होता हमारी बॉडी को। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 से 38 के दरमियान में रहे तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस रेंज में बरकरार रखा जाए, खा बाहर का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो या वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन यानी जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। ये आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला था होमियोस्टेसिस, दूसरा था ऑस्मो रेगुलेशन, तीसरा क्या है? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। यानी बाहर जितना मर्जी टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक यानी रेंज में बरकरार रहता है। इस प्रोसेस को हम थर्मो रेगुलेशन। अब इसके अलावा एक और चीज़ है हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जिसको मेंटेन करना इंतहाई ज़रूरी है, और वो है वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसमें स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट की बात। नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होती है? नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया है, ठीक है, यूरिक एसिड है, ये सब क्या है? ये नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जिनके अंदर अच्छी खासी मिकदार नाइट्रोजन की होती है। दीज आर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट आर वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। तो इसका एक खास लेवल जो है उस वही काबिल बर्दाश्त होता है। अगर उस लेवल से ये ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचता है। तो इन यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको हर सूरत बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है और इसका लेवल मेंटेन रखना पड़ता है। इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ये आपका अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट्स from the body of living organism, body of living। यानी इनमें से अगर किसी भी चीज़ की मिकदार हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदेह, खा वो यूरिक एसिड हो,
खा वो यूरिया हो, खा वो जो है अमोनिया हो। तो इनकी रिमूवल के प्रोसेस को हमारे यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल की प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन था आपका। जो अगला यानी जो पॉइंट है इस यानी इंट्रोडक्शन में, वो ये है कि जो होम्योस्टेसिस होती है ये किस किस लेवल पर हो सकती है। तो इसका आंसर है कि जो होम्योस्टेसिस होती है वो दो लेवल पर होती है। नंबर 1 ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, और दूसरी है ऑर्गेनिज्मिक लेवल, और जो दूसरा है वो है लेवल सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल। ठीक है, यानी कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को, अपनी बॉडी को मेंटेन रखता है फ्रॉम द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ होम्योस्टेसिस, ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ होम्योस्टेसिस, यानी जिसमें पूरा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है अपनी बॉडी को मेंटेन। लेकिन चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी 1 और मोर सेल से बनी होती है, सेल से बनी होती है, तो जो सेल है, इंडिविजुअल सेल है, उनके अंदर भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस होता है और सेल अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को हर सूरत मेंटेन रखता है। जैसे लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो सेल है इसका एनवायरनमेंट क्या है। तो हर सेल बॉडी का जो होता है उसके इर्द गिर्द एक एनवायरनमेंट होता है और ये फ्लूइड की शक्ल में होता है, और इस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है, ब्लड, यानी बहुत सारे हमारी बॉडी के सेल्स भी हैं, यानी जैसे कि सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो उनके इर्द गिर्द क्या है, ब्लड। तो ब्लड भी हो सकता है और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हो सकता है सेल के इर्द गिर्द। अब ये जो ब्लड है, तो ब्लड के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो सेल के अंदर एंटर होंगी और बाहर जाएंगी। तो सेल को अपना इंटरनल एनवायरनमेंट हर सूरत मेंटेन रखना पड़ेगा, यानी इसमें सेल के अंदर ऐसी कोई चीज एक्स्ट्रा ना चली जाए, इतनी ना चली जाए कि सेल को नुकसान। तो दूसरा लेवल जो है वो है सेलुलर लेवल, और सेलुलर लेवल भी वैसे ही काम करता है जैसे ऑर्गेनिज्मिक लेवल काम करता है। अच्छा, ये तो हो गया अगला शॉर्ट क्वेश्चन, यानी जिसमें ये पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द लेवल्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो दो लेवल है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल है और दूसरा है सेलुलर लेवल। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये यानी जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि ये जो होम्योस्टेसिस की हम बात कर रहे हैं कि होम्योस्टेसिस जो है ये सॉरी ये यानी अपनी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशन जो है उसको मेंटेन रखने का नाम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मैकेनिज्म होता कैसे, इसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है। अच्छा, इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम, लिविंग कंट्रोल सिस्टम। तो लिविंग कंट्रोल सिस्टम अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, और बाद औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में भी ये लिखा कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या फ़र्क है। तो फिर आपने लिविंग कंट्रोल सिस्टम और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम दोनों को एक्सप्लेन करना। तो मैं पहले लिविंग कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं कि देखें लिविंग कंट्रोल सिस्टम, फर्ज करें हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम बार बार एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, वो है ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग का ही हम ले लेते हैं कि ये एक लिविंग कंट्रोल सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कि मुख्तलिफ यानी जो पैरामीटर्स हैं उनको एक सतह पर रखने के लिए, एक लेवल पर रखने के लिए यूज होता है। अब ये जो लिविंग कंट्रोल सिस्टम होता है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। याद है, पहले हम इसके कंपोनेंट्स बताएंगे कि इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स।
और कंपोनेंट्स कौन से हैं? नंबर वन रिसेप्टर्स, नंबर वन रिसेप्टर्स, दूसरा सेंट्रल कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल, और तीसरा क्या है? इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर्स, इफेक्ट्स, इफेक्ट। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिसको लिविंग कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। और ये काम कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अमूमन 37 होता है। 37 से लेकर, या हम इसे कहते हैं नैरो रेंज, यानी 36 से 38, ये नैरो रेंज है, यानी टॉलरेबल रेंज है, यानी जिसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है, फर्ज करें ये राइज हो गया, हमें बुखार हो गया और टेम्परेचर 39 हो गया या 40 हो गया। अब ये जो चेंज आई है, इसको हमारी बॉडी के सेल्स या हमारी जो है वो डिटेक्ट कर लेंगे, उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। यानी वो सेल्स जो कि हमारी बॉडी में किसी भी चेंज को जो है डिटेक्ट करते हैं। अब वो न्यूरॉन्स भी हो सकती हैं, सेल्स भी हो सकते हैं, यानी तो ये जो सबसे पहले इस चेंज को ये रिसेप्टर से रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद दूसरा नंबर है सेंट्रल कंट्रोल, इसको सेंट्रल कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दिमाग। और दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर क्या है? एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये एक यानी इसके अंदर एक यानी टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है, उसके अंदर एक ये जो नैरो रेंज है 36 से 30, ये इसके अंदर फीड है। यानी अगर यहाँ से ये जो सिग्नल जा रहा है रिसेप्टर के टेम्परेचर 39 हो गया, तो टेम्परेचर 39 इसकी रेंज से ऊपर है। इसकी रेंज कितनी है? 36 से 38, तो 39 जो है वो इससे ऊपर है। तो ये इस चेंज को डिटेक्ट करेगा और इफेक्टर ऑर्गन को मैसेज भेजेगा। और इफेक्टर ऑर्गन क्या है? हमारी स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो पसीना खारिज करते, तो ये पसीना खारिज करना शुरू कर देंगे और उसके बाद यानी जो पसीना है एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और हमारी बॉडी कूल डाउन होगी। जब कूल डाउन होगी, जब यानी ये कूल डाउन होने का जब मैसेज इसको जाएगा, यानी कूल डाउन होने का जब मैसेज इसको जाएगा बॉडी का, यानी यही रिसेप्टर जो हैं ये कूल डाउन होने का मैसेज देंगे कि अब बॉडी का कूल डाउन हो गया है। तो ये जो है ये जो ऑटोमेटिकली इस अफेक्टर ऑर्गन को स्टॉप कर देगा कि अब पसीना बहाना छोड़ दो, टेम्परेचर नॉर्मल। ये है लिविंग कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसी के साथ साथ इसी से इंस्पायर होकर एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम भी बनाया गया है, जो कि अक्सर मशीनों में और हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। अब उसको हम थोड़ा सा इससे कंपेयर करेंगे कि उसमें जो है, फर्ज करें हमारे पास जो फिजिकल कंट्रोल है ये, अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हम उसके लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन सेलेक्ट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है एक फ्रिज। अब इस फ्रिज के अंदर आपको पता है कि जो फ्रिज का जो नीचे वाला टेम्परेचर होता है वो 4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी जो रेफ्रिजरेटर का जो नीचे वाला खाना होता है। अब इसके अंदर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो इस फ्रिज के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं यानी फिजिक, और इसमें रिसेप्टर्स की बजाय क्या होते हैं? सेंसर्स। इसमें रिसेप्टर्स की बजाय क्या होते हैं? सेंसर्स। और ये सेंस करते हैं टेम्परेचर को, यानी और ये अमूमन ये एक जो है सेंसर, ये एक थर्मामीटर की मान यानी तरह होता है, थर्मामीटर होता है जो सेंस कर रहा है। और ये जो थर्मामीटर है जैसे ही
इस यानी टेम्परेचर को सेंस करता है कि टेम्परेचर 7 डिग्री से ऊपर चला गया है या 4 डिग्री से नीचे चला गया। तो ये रेंज से ऊपर, फर्क करें 7 से 8 चला, आपने दरवाज़ा खोला फ्रिज का, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर 9-10 चला गया। अब ये सेंसर जो है ये यहाँ पे मौजूद अगले यानी जिसको हम सेंट्रल कंट्रोल कहते हैं, ये सेंट्रल कंट्रोल को देगा जिसको नाम है थर्मोस्टेट। इसमें इसका नाम क्या है? थर्मोस्टेट। यहाँ पे इसका नाम क्या था? ह्यूमन में क्या था? हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट जो है ये सेंट्रल यानी कंट्रोल। अब ये जब थर्मोस्टेट है ये यानी जब ये फील करेगा कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये मैसेज देगा यहाँ पे लगे हुए स्विच को। यहाँ पे स्विच लगा हुआ, ये स्विच है यानी सेंसर, और यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल, यहाँ पे क्या था? थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट। और अफेक्टर की जगह पर यहाँ पे क्या है? स्विच लगा हुआ। ठीक है, ये आप इसका दोनों का कंपैरिजन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन भी आ सकता है। तो यानी इफेक्टर्स की जगह पे यहाँ पे क्या है? स्विच लगेगी। ये स्विच ऑन कर देंगे, फ्रिज ऑन हो जाएगी, और जब ऑन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? टेम्परेचर नीचे आना है। जैसे ही टेम्परेचर नीचे आएगा यानी 4 to 7 में, तो यानी फीडबैक जाएगा सेंसर के जरिए से और ये स्विच जो है ये ऑफ हो जाएगा और फ्रिज ऑफ हो जाएगा। अब इस यानी दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है कि ये जो मैकेनिज्म है इसके पीछे वो क्या है? असल में ये जो प्रोसेस है एक मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, बल्कि हम इसको कहेंगे नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये क्या चीज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक लफ्ज में बुक पे भी इसको यानी जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, और ये है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बल्कि मैं इसको बिठा दूँ। देखिए नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। नेगेटिव फीडबैक जो है ये देखिए, इसको हम कहते हैं इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, इनवर्स इफेक्टर्स रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक हो गया? अब इसको समझ लें कि इसका मतलब क्या है। देखें आपने अभी देखा कि जो रिस्पांस जो दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है? इफेक्टर से। यानी फिर से मैं आपको रिमाइंड कराते हैं, देखें यहां से जो टेम्परेचर का मैसेज गया था वो किसके जरिए से गया था? रिसेप्टर के जरिए से। रिसेप्टर ने इसको रिसीव किया और इसको सेंट्रल कंट्रोल ने जो मैसेज भेजा किसको? ये जो हमारे स्वेट ग्लैंड क्या है? इफेक्टर ऑर्गन। तो इफेक्टर ऑर्गन का जो इनवर्स रिस्पांस होता है उसको फीडबैक। इनवर्स रिस्पांस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज कम है तो वो उसको बढ़ा देगा, ऑपोजिट काम करना। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है ऑपोजिट काम करना, ऑपोजिट रिस्पांस देना। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ गया है तो इफेक्टर क्या करेगा? उसको कम करेगा, ऑपोजिट काम करेगा। ये इफेक्टर का रिस्पांस कौन सा? इनवर्स, उलट। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये समझने वाली भी बात है कि आखिर नेगेटिव फीडबैक क्या होता है। तो ये गाइस आपका आज का पहला टॉपिक था, यानी आज का पहला लेक्चर था। होपफुली हम इसको इंशाल्लाह टॉपिक वाइज कवर करेंगे, पूरे चैप्टर टेबल के पूरे चैप्टर्स को। तो आप लोगों को जो कोऑपरेशन है वो भी रिक्वायर्ड है, यानी आप कोऑपरेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं
जहाँ जहाँ वो पढ़ते हैं, जिस जिस कॉलेज में, जिस जिस सिटी में हैं, आपके फ्रेंड्स या सबको ये जो है ये लेक्चर उनके साथ शेयर करें। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी आप उसमें जो है कमेंट करके बताएं कि भी आपको कैसा, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो आप जरूर। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस खुद ब खुद मिलती जाएं। ये ना हो कि आप मुझे पूछते पहले कि सर ये वीडियो किधर है, ये किया, ये तो मुझे मिल नहीं रही। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको बेल का आइकॉन दबा दें तो सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली आपको मिलते जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।